दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार पाल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरी ये इतिहास की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो शायद मुझे आशा कि आप लोग देखे होंगे, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। उसके आगे में जो क्लास बची हुई है, आगे कंटिन्यू क्लास करने जा रहा हूँ। तो आप इसको आई होप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, तो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इसलिए आगे क्लास बढ़ाना चाहता हूँ। कल की जो मेरी क्लास है, मैं थोड़ा उसका रिवीजन करवा देता हूँ आपको। शायद आपको देखता हूँ कितना याद है और कितना नहीं आप भूल चुके हैं, क्योंकि आप जब क्लास किए हैं तो उसमें आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, वो आपको आज हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले इतिहास के बारे में बताता हूँ। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस होते हैं, लेकिन उसको हम तीन कालखंडों में बांटते हैं। तीन कालखंडों में जब बांट के पढ़ते हैं तो उसे देखते हैं कि उससे कितने खंड हैं। तीनों के अलग अलग खंड हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हमें समझने में एक सरलता महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं उस तीन कालखंडों को हम आपको अलग अलग करके बताते हैं। पहला है इसका इतिहास। इसके तीन कालखंड हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक काल, इसे हम पाषाण काल भी कहते थे, जो आप लोग कल पढ़ चुके हैं। पाषाण काल भी कहते हैं। इसके चार रूप थे। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो था नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आपने कल देखा है, तो हम उसमें क्या क्या जो प्रमुख खोजें हुई थी उसमें क्या क्या देखा गया है, वो हम आपको कल दिखा चुके हैं। आज उसे हम थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं। जो पूरा पाषाण काल का समय था, ये सबसे पुराना कालखंड था। जो आदि मानव थे सर्वाधिक समय अपना वहीं पे व्यतीत किए थे, जो पूरा पाषाण काल था। तो वहाँ पे जो मानव का रहन सहन था वो सब आदि मानव को भांति था। तो जो अपना रहन सहन था वो एकदम आदि मानव वाला था। यहाँ पे जो आदि मानव थे, आदि मानव और खाद्य संग्राहक, जिसे मतलब खाद्य संग्राहक, आखेटक, आग की खोज, और जो मध्य पाषाण काल था, इसमें अंतोष्टि कार्यक्रम, अंतोष्टि का जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार। और नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल में पहिए की खोज, पहला नंबर कृषि, स्थायी आवास, जब आदमी कृषि करेगा तो स्थायी आवास होगा। स्थायी आवास में जब आदमी रहना स्टार्ट कर देता है किसी एक जगह पे, तो कुछ न कुछ अपना जो पालतू जानवर होता है उसे पालना शुरू करता है। तो सबसे पहला पाला गया पशु जो था, आप पढ़े हैं कल, कुत्ता था। और पहिए का भी आविष्कार किया गया था, क्योंकि अन्न होगा तो उसे ले आने के लिए कोई ना कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी। आप तो जो पहिए का आविष्कार भी तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम इसे। इसके बाद ताम्रपाषाण काल है, इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते थे। ताम्रपाषाण, इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इससे औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था।
इसका प्रचलन आपको आगे चल के जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तांबा मिलना शुरू हो गया था तो आप औद्योगिकरण आप जानते हैं कि तो इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा थोड़ा विकसित होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे अन्न की भी खोज हुई थी, आप कल पढ़ चुके हैं। अन्न की खोज में सबसे पहला जो था जौ और दूसरा गेहूँ था। जौ और गेहूँ था, ये कब खोजा गया था? तो इन दोनों की खोज हुई थी 700 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में। कहाँ, किस शहर में हुआ था? मेहरगढ़। पहाड़ी जो थी सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो थी उन दोनों के बीच ये 7,000 ईसा पूर्व ये जौ और गेहूँ उगाया गया था। तो आपने कल यहाँ तक पढ़ा है, आई होप आपको ये समझ आएगा, आपको याद भी हुआ होगा, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी हम वहाँ तक यहाँ तक देख चुके थे। तो हम इसे रेज करके आगे देखते हैं जो आदि ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं, वहाँ पर हम जिक्र करते हैं आपसे। चलिए हम आपको देते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता का काल आपसे पूछा जाता है कि इसका विकास कब से कब तक था। तो जो इसका विकास था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास था। तो आपने इसमें कल थोड़ा बहुत देखा भी था, जैसे हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो हड़प्पा था। वहाँ से जो वस्तुएं आपको मिली थी उसके बारे में आपको बताए थे। इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो सर्वेक्षण के बारे में आप थोड़ा इसमें देख लीजिए। इसका सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने किया था। जेम्स कनिंघम। और इसके बारे में जो इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण के बारे में पूछा जाता है। नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था जॉन मार्शल। नामकरण के बारे में आपसे पूछा जाता है। नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। और इसकी जो जानकारी थी, जानकारी किसने दिया था? इसके बारे में पूछा जाता है। जो सिंधु सभ्यता इसकी जानकारी किसने दिया था? जानकारी चार्ल्स मैसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने दिया था। तो आप इसमें भी देखें इसका विकास कब से कब तक था। सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, नामकरण जॉन मार्शल ने किया था और जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसकी जब खुदाई के बारे में आप देखेंगे, इसकी खुदाई जेम्स कनिंघम ने वो क्या बोलते हैं दयाराम साहनी ने किया था, जो सबसे पहला शहर था जो हड़प्पा मिला था। इसके बारे में और पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना था? आपने कल देखा है। क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ तक कल पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो इसमें जो आते हैं शहर, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यहाँ तक हम क्लास कर चुके हैं। कल की जो आगे क्लास हम यहाँ से देखते हैं। तो आप यहाँ से हमको बताएंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका विकास कब से कब तक था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। जिसकी जानकारी थी वो किसने दिया? जानकारी चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने दिया था। इसका जो सर्वेक्षण किसने किया था, यानी जो उस क्षेत्र की जो ज़मीनें थी उसको एक नापने के लिए एक वैज्ञानिक बुलाया गया था, जो जेम्स कनिंघम थे।
वो अपने घोड़े से पूरी ज़मीन को एक घोड़े में चढ़ के नाप दिए थे। तो बताए थे इसका वर्ग कितना, क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताया था। किसने बताया था? जेम्स कनिंघम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो अब इसके बारे में हड़प्पा जो आपका पहला शहर मिला था, आपने देखा होगा हड़प्पा, इसकी जो सन था पूछा जाता है आपको 1921 ईसा पूर्व। इसके बारे में आपने कल थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए हम आप क्लास आज ले रहे हैं उसके आगे। तो इसका मतलब पूछा था किस शहर में हुआ था, मतलब किस देश में, तो पाकिस्तान के पाकिस्तान शहर में होता है। इसकी खुदाई किसने किया था? खुदाई दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने किया था। दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने किया था। किस नदी किनारे पूछा जाता है? तो किस नदी किनारे है? नदी अल्टीमेट ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी। क्योंकि रावी नदी है वो किस में जाके मिलती है? वो सिंधु नदी में जाके मिलती है। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि सिंधु क्षेत्र जो, जैसे हम गंगा घाटी क्षेत्र बोलते हैं, जो गंगा के किनारे जितने भी गांव आते हैं उसे गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर बोल सकते हैं। इसीलिए अल्टीमेट जो आपने यहाँ देखा होगा, जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पे जितने भी शहर आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी थी उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। और जो उसमें जो सहायक नदियाँ हैं, जो उसकी जो 4-5 नदियाँ हैं सहायक, तो उनके क्षेत्र में देखने को मिलेंगे ये सब शहर। क्योंकि जो अल्टीमेट जाके कहाँ मिलती है? ये सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। क्योंकि जो रावी होती है चिनाब में जाके मिलती है, चिनाब जाके डायरेक्ट किसमें मिलती है? सिंधु में मिलती है। क्योंकि सिंधु किसी नदी में नहीं मिलती, क्योंकि जाके अल्टीमेट कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो इसके आगे हम आप देखेंगे इसमें जो शहर थे, और ये किस मतलब ज़िला में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के किस ज़िला में है? ज़िला, तो ये माउंट गोमरी ज़िला ये पाकिस्तान के देश में पड़ता है। वहाँ पर इसका विकास मतलब देखा गया था। जब उसकी खुदाई हुई थी वो स्थल वही था। यहाँ से जो मिलने वाली सामग्री थी, तो इसमें आपने कल देखा है जो था कुम्हार का चाक, और उसके बाद अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की, और ओखली किसकी मिली थी? आप देखी थी कल इस क्लास में, ओखली लकड़ी की ओखली मिली थी। लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत जो था, ताबूत, और RH 37 कब्रिस्तान, RH 37 कब्रिस्तान। और उसमें क्या मिला था आप बताइए, क्योंकि आपको हम कल बता चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से बता सकते हैं इसके आगे क्या मिला था। इसके आगे देखेंगे RH 37 कब्रिस्तान के आगे स्वास्तिक चिन्ह के बाद और इसमें क्या मिला था? हाथी का कपाल, मतलब हाथी की खोपड़ी, हाथी लिख देंगे तो आपको पता है कि जिंदा हाथी तो वहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि खुदाई के बाद की सब चीज़ें हैं, तो वहाँ उसके मतलब कंकाल ही मिल सकता है आपको। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आपको हम थोड़ा बताए थे किसके बारे में? चनहूदड़ो के बारे में बताए थे। दूसरा शहर इसका था चनहूदड़ो। इसकी खुदाई किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार। इस नाम से आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो मजूमदार, इसे आप मजदूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सामग्रियाँ मिली थी आपको पता है कि इसकी खुदाई कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। तो ये पड़ता है पाकिस्तान शहर में भी ये पड़ता है। पाकिस्तान किस ज़िला में पड़ता है?
जिला जो है नवाब शाह, पाकिस्तान के नवाब शाह ज़िले में पड़ता है। तो आप बता सकते हैं चनहुदड़ो जो मजूमदार है, यहाँ से जो सामग्रियाँ मिलती हैं तो क्या होती है, मेकअप की सामग्री मिलती है लेडीज़ से, मतलब फीमेल से संबंधित जो सामग्री मिली, यहाँ से फीमेल से संबंधित मिली थी। यहाँ से क्या मिली थी, मेकअप सामग्री, मेकअप की सामग्री, मेकअप की सामग्री मिली थी। और इसके आगे क्या मिला था इसमें, सुई, गुड़िया, और इसमें क्या मिला था, अलंकृत ईंट, मनका, क्योंकि यहाँ पे जो अलंकृत ईंट आप देख रहे हैं, अलंकृत ईंट है, मनका है, इसमें पेंटिंग का काम कौन करती थी, औरतें करती थी। क्योंकि जेंट्स तो पेंटिंग इतनी अच्छी कर नहीं सकता है, क्योंकि उसे कोई चीज़ आप देंगे पेंटिंग करने के लिए तो क्या करता है, उसमें कोई ना कोई कलर उसको पो देता है, क्योंकि उसे उलझन होती है सब पेंटिंग में जो रुचि रखते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं रुचि रखती हैं, इसीलिए उन्हें पेंटिंग का काम यहीं पे मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, पूछा हम आपको कल लिखाए थे, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, क्योंकि जो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता को बिल्ली थोड़ी ना पीछा कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो बिल्ली थी, क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ निशान मिले थे। निशान कैसे, जैसे ये कोई मतलब ऐसे 3-4 बने थे खुर, उसके आगे 3-4 बने थे, वहाँ अनुमान लगाया गया कि अल्टीमेट यहाँ पे कोई ना कोई तो यहाँ चला होगा। जब यहाँ चला होगा तो निशानों की वजह से पहचान लगाया कि यहाँ पे 2-3 जिसके जैसे भी होते हैं, तो वहाँ पे निशान को देख कर ही पता लगाया गया कि यहाँ पे किसका ये चीज़ मतलब पहचान है, कौन इसमें चला है। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, तो इसमें आपको हम कल बताए थे, तो इसके बारे में आप तो कल पढ़े थे, हम आपको बता सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मजूमदार इसके मतलब खोजकर्ता के बारे में पूछा था कि कौन खोज किया था, तो गोपाल मजूमदार नामक व्यक्ति ने खोज किया था। ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में पड़ता है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से जो सामग्री मिली थी अधिकतर लेडीज़ों की सामग्री थी। क्योंकि अब आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने की, क्योंकि ऐसे तो याद रहता नहीं है, आप भूल जाएंगे। जो इसे आप मजूमदार ना कह के मजदूर कर लीजिए याद करने के लिए, मजदूर, क्योंकि जो औरतों का सामान कोई जेंट्स पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब वहाँ पे उन लोगों का, आप मार्केट में जब शॉपिंग कराने ले जाते हैं, तो लोगों को आप चाहे जितना पैसा दे के मतलब सामग्री खरीदवा दें, उनके लिए कम ही रहता है। जब कम रहता है तो उनको मतलब मन शुद्ध नहीं रहता है। तो इसी ऐसा करिए कि आप उनको 10-20 हज़ार दे दीजिए कि ये लीजिए, आप शॉपिंग करिए, जो भी आपको ख़रीदना है खरीद लीजिए। तो उसमें ये वो लोग क्या करते हैं कि 10-20 हज़ार में आप अपना जो सामान होता है उसे खरीद भी लेती हैं और 2-4 हज़ार बचा भी लेती हैं। तो उसमें आपको बताएंगे भी जाके कि देखिए, आप होते तो इतना अच्छा हम मार्केटिंग नहीं कर पाते, आप नहीं थे इसलिए हम इतना अच्छा कर लिए, इतना सेविंग भी बचा लिए हैं। तो उन लोगों को मतलब खुशी मिलती है एक। तो अब जितना कि हमारे रहते हुए उनको नहीं मिल सकती है, इसलिए उनको आप एक ट्रिक है हम आपको बता रहे हैं याद करने की, अर्थात यह मजदूर नहीं है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्योंकि जो ये मेकअप की सामग्रियाँ होती हैं, अगर हम जाते हैं मार्केट में, अपनी कोई बहन हो या कोई भी हो, घर का कोई गार्जियन हो, लेडीज हो, उसे ले जाते हैं कुछ सामान खरीदवाने के लिए, तो हमको उलझन होने लगती है। क्योंकि उनको जल्दी से कोई चीज़ समझ में आता नहीं, किसे ले किसे ना लें। तो लोगों का उलझन में शरीर होता है, तो हम लोग वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसलिए ऐसा करिए कि आप दे दीजिए पैसा, ले जाओ अपना खरीदते रहो, जो भी करना है आप करते रहिए। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आगे चल के आपको भविष्य में काम देगा। क्योंकि ये अब हम लोग देखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, जो अपना अनुभव है वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए अब इसके आगे क्लास और देखते हैं। हम यहाँ तक आपको कल बताए थे, इसलिए रिवीजन किए हैं, और आगे क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे के जो शहर थे हम उसके बारे में बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो, तीसरा शहर जो था मोहनजोदड़ो,
इसकी मतलब खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में, 1922 ईसा पूर्व। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान के किस जिला में पड़ता है? इस जिला के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे, तो ये लारकाना जिला, लारकाना लारकाना जिला में पड़ता है। पाकिस्तान के किस शहर में पड़ता है? तो पाकिस्तान एक देश है, तो वहाँ पे क्या जो जिला है वो लारकाना जिला पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है आगे चल के, तो आप यहाँ से देखेंगे तो इसकी खोजकर्ता जो खुदाई किए थे, खुदाईकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के मतलब एक सेम जैसे जो खुदाई करता है वो सेम जैसे कि एक ही नाम के लगते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, वहाँ कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किसके थे? हड़प्पा के थे। और ये कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किसके थे? राखल दास बनर्जी। कौन थे इसके? राखल दास बनर्जी। ये कौन थे? राखल दास बनर्जी। क्योंकि वहाँ पे आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, वहाँ पे जब इसके खुदाईकर्ता के बारे में पूछा जाएगा तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, क्योंकि उनको अल्टीमेट एक जैसे नाम दिखाई देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि पेपर में दोनों नाम आते हैं, अगर किसी एक का पूछ रहा है तो ये दोनों नाम वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो बच्चे जिसको अब तक फैक्ट याद होता है तो वही लगा सकता है, बाकी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दिला रहे हैं कि आप इसको गौर से देखिएगा और याद करिएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसके मतलब अलग अलग हैं। तो यहाँ से जो सामग्रियाँ मिली थी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो प्राप्ति सामग्री थी, यहाँ से स्थल से प्राप्त सामग्री, तो यहाँ से आपको सामान मिले थे, क्योंकि ये ऐसा जगह था जो हम देखें इतिहास में ये पूजा पाठ से संबंधित ज़्यादा स्थल था। जो आपको हड़प्पा देखे हैं वहाँ पे क्या था? श्रमिकों वाली जगह आपको समझ में आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी वस्तुएं मिली हैं वो कहीं ना कहीं श्रमिक से रिलेटेड वस्तुएं वहाँ पे देखी गई थी। और जो चनहुदड़ो आपने देखा तो वो क्या था? अधिकतर महिलाओं से संबंधित था, क्योंकि वहाँ पे जो सामग्री मिली थी अधिकतर महिलाओं से संबंधित थी। क्योंकि जो गुड़िया होती है क्या होती है, महिलाएं ही एक उसको मतलब रूप दे सकती हैं। हम लोगों को दिया जाएगा बनाने के लिए, हम लोग नहीं बना सकते, उसको बिगाड़ दे देंगे। तो चूड़ी थी, चूड़ी तो खैर कालीबंगा में आएगी, वहाँ से उसको मतलब मेकअप के समय मेकअप का मतलब क्या होता है? जो आप चेहरे में पोत पात लेते हैं तो उसे हम मेकअप कहते हैं। अन्यथा जो चूड़ी होती है हम उसे सुहाग के नाम पे रखते हैं, क्योंकि उसको हम पहनते हैं, श्रृंगार में आता है हो, तो उसे हम अलग जगह पे रखेंगे। क्योंकि मेकअप क्या होता है? हम जो चेहरे पे पोतते हैं शाइनिंग लाने के लिए, ये सब कौन करती है? अधिकतर महिलाएं करती है। हम लोगों के पास इतना कहाँ टाइम होता है, हम लोग तैयार हुए कहीं ना चल देते हैं, क्योंकि उनको अधिकतर टाइम लगता है कि हमको दिखाना होता है कि हम नहीं, हम हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं कि हमारे जैसा और कोई हो ना वहाँ पे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मतलब लेक्चर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जगह याद रहेगी। क्योंकि अब भूलने वाली चीज़ की जो हंसी मजाक में हम पढ़ते हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको देखते ही याद आ जाएगी कि हाँ इसका मतलब यही था। क्योंकि हम जब रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने वाली चीज़ इतनी देर तक याद नहीं होती है, जो हम लेक्चर में या हंसी मजाक में याद कर लेते हैं। तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल मिले हैं उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ से संबंधित हमको लग रहा है, क्योंकि हम इसको पढ़े हैं। तो अधिकतर जो वस्तुएं मिली है तो पूजा पाठ से संबंधित, क्योंकि जो पुरोहित आवास होते हैं, पुरोहित होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरोहित। क्योंकि यहाँ से पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, तो यहाँ जो पंडित जी रहेंगे तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ तो होगा ही होगा। तो जो मोहनजोदड़ो था ये पूजा पाठ से संबंधित स्थल था। तो पुरोहित आवास, जो पुरोहित आवास होगा, जो पंडित जी होंगे तो क्या करेंगे? सुबह सुबह उठेंगे तो स्नान तो करेंगे ही ना। तो क्या था? घर में कुआं था, घर में कुआं, घर में क्या था? घर में कुआं था। और जब कोई पंडित जी होंगे नहाएंगे, नहाने के बाद क्या करेंगे? कोई सूती वस्त्र पहनेंगे। तो ये देखते हैं आप, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं अधिकतर वो सूती वस्त्र ही धारण करते हैं। क्या करते हैं? उनकी लुंगी भी होगी सूती होगी, गमछा होगा वो भी सूती होगी। अधिकतर वो लोग सूती वस्त्र का ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या था? सूती, सूती वस्त्र। जब वस्त्र पहनेंगे तो क्या करेंगे? जब वस्त्र पहनने के बाद
आप एक सीरियल से इसको याद करिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहने वाली ये चीज़ें हैं। तो आपको याद है सूती वस्त्र, पंडित जी थे, पंडित जी क्या किए, सुबह उठे, स्नान किए, स्नान करने के बाद क्या किए, कपड़ा पहने, कपड़ा पहनने के बाद क्या किए, तो अन्नागार, अन्ना अन्नागार, सूती वस्त्र, अन्नागार, क्योंकि सबसे बड़ा अन्नागार आपको जो देखने को मिलेगा, इसके पहले आपने देखा है कहाँ पे मिला था, हड़प्पा में भी मिला था अन्नागार, क्योंकि वो इतना बड़ा मतलब नहीं था जितना बड़ा यहाँ का है। यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो पूछा जाएगा कि इमारत कौन था, तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो था वहाँ का ये अन्नागार था सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार। अन्नागार के मतलब तो इस यहाँ पे क्या था, जब कुआं होगा तो कोई ना कोई आप देखेंगे तो वहाँ पे जब उसका जो पानी होगा जो हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, तो उसके लिए एक स्विमिंग पूल बनाया गया था वहाँ पे। तो क्या था, स्नानागार, स्नानागार था। ये भी सबसे बड़ा ही था, क्योंकि जब ज़्यादा वहाँ पे लोग रहेंगे, पूजा पाठ होगी, तो वहाँ पे अल्टीमेट नहाएंगे, गोड़ हाथ धोएंगे, कुछ भी करेंगे तो पानी कुछ ना कुछ वेस्ट होता है। तो वेस्ट पानी को हम इकट्ठा करने के लिए क्या बनाए थे, एक स्विमिंग पूल बनाए थे वहाँ के लोग। तो स्विमिंग पूल बनाए थे, तो वहाँ पे क्या था, तो ये स्विमिंग पूल बना था तो ऑलरेडी ऐसे ही था, चौकोर में था, तो उसके चारों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ बनी थी। तो ये हमको इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सीढ़ियों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है, जहाँ पे पूजा पाठ होता है। जैसे आप छठ पूजा देखते हैं, जो छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, अधिकतर बिहार में मनाया जाता है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब छठ पूजा होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और लोगों का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है बिहारियों का। इसलिए ये स्थल जो मिला था स्नानागार, उसके चारों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ थी। जब सीढ़ियाँ थी तो मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे पूजा पाठ से संबंधित ये स्थल था। इसके बाद आगे देखते हैं, पुरोहित आवास हो गया, घर में कुआं हो गया, सूती वस्त्र हो गया, और अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, जब पंडित जी इतना करने के बाद आगे क्या करते थे, जो वहाँ की जब सभा करने के लिए जाएंगे, सभागार एक था वहाँ पे, सभा सभागार का, सभागार, जब सभा करने जाएंगे तो उसके लिए क्या होगी, एक सड़क की आवश्यकता होगी, एक रास्ते की भी आवश्यकता होगी। तो वहाँ की क्या थी, सबसे चौड़ी सड़कें थी। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जहाँ की सड़कें सबसे चौड़ी थी, तो कौन था, मोहनजोदड़ो था। सबसे चौड़ी सड़कें इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं है, सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ की थी, तो मोहनजोदड़ो की थी। जब सबसे सभा करने जाएंगे तो सबसे चौड़ी सड़क होगी, तो क्या होगी, जब सड़क के किनारे जाएंगे तो भाई कोई ना कोई मंदिर होगा। तो मंदिर किसकी थी, पशुपति शिव की मंदिर थी। किसकी थी, पशुपति। पशुपति आप किसे कहते हैं, शिव को ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमको अंदाज़ा लगाया कि जो उस समय का जो समय था, तो उस स्थल था, वहाँ पे किसकी ज़्यादा अधिकतर पूजा होती थी, तो शिव जी की पूजा होती थी वहाँ पे। तो ये स्थल वहाँ से संबंधित है। तो आपने यहाँ तक देखा, पुरोहित आवास, घर में कुआं, सूती वस्त्र, सबसे बड़ा अन्नागार। यहाँ पे पूछा जाता है अन्नागार के मतलब कि, या आप एक यहाँ देखे थे जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे देखे थे, तो वहाँ पे क्या था, जो हड़प्पा शहर था वहाँ पे ये अन्नागार मिला था। लेकिन यह मोहनजोदड़ो वाला क्या था, सबसे बड़ा पूछा जाता है परीक्षा में, जो सबसे बड़ा शहर कौन था, मतलब जो मोहनजोदड़ो था उसका सबसे बड़ा मतलब जो स्थल था, इमारत थी, उसे क्या बोलते हैं, अन्नागार का जो सबसे बड़ा इमारत थी, उसे हम यहीं से देखते हैं। इसके बाद क्या थी, एक नर्तकी की मूर्ति थी। कौन थी, एक लड़की की क्या थी, नर्तकी की मूर्ति थी। तो क्या यहाँ पे जब आप देखेंगे, पुरोहित आवास, घर में कुआं, देखिए कोई पंडित जी होंगे, क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद क्या करेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनने के बाद क्या करेंगे, भोजन करेंगे, नहाएंगे, भोजन करेंगे। उसके बाद सभा के लिए जब जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए एक चौड़ी सड़क की आवश्यकता पड़ेगी, तो चौड़ी सड़क यहाँ पे थी। तो पशुपति शिव की मूर्ति थी। तो रास्ते में आप जब सभा करने जाते हैं, आप भी कहीं जाते हैं किसी पंचायत या कहीं भी, जैसे आप एक मुखिया हैं किसी गांव के, आपको बुलाया जाता है कोई बात पर पक्ष विपक्ष के लिए, तो आप वहां जाते हैं, तो आप पहले कोई मंदिर होती है या कोई आप जिसे आप मानते हैं उसे आप प्रार्थना करते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं, जो निर्णय देने जा रहे हैं, वो एक सही निर्णय हो, किसी को मतलब अनजान को
बेसहारा को मतलब कोई कष्ट ना मिले। तो आप वही दशा यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो पशुपति शिव की मूर्ति थी, तो यहाँ पे पंडित जी क्या करते थे, पूजा करते थे, और जो आगे जाके क्या थी, कांच की मूर्ति थी, तो इसी के अंदर मूर्ति भी थी। तो इसलिए आप यहाँ तक देखे थे हम। अब इसका अगला शहर जो है, यहाँ पे पूछा जाता है, हम आपको कल जगह बताए थे, जो आपको याद होगा, यहाँ पे जो उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो जगह बताए थे, नॉर्थ में जो मांडा था, मांडा किस जगह था, चिनाब नदी के किनारे था। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो दक्षिण में क्या था, दायमाबाद, दायमाबाद। ये किस किस शहर में है, शहर के बारे में आपको हम कल बताए थे, पूछा जाता है किस शहर में, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की किस नदी पे, तो प्रवरा नदी, आपको बताए थे, प्रवरा नदी। ये किसकी सहायक नदी है, आपको ये स्टैटिक जीके में मिलेगा कि प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है, गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी। और इसके आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, मेरठ के पास, मेरठ, ये दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है उसी के आसपास से पड़ता है। इधर पे क्या था, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर कहाँ पड़ता है, दास नदी के किनारे। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। दास की नदी किनारे कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान शहर में पड़ता है। ठीक है, तो हम आपको कल इसके बारे में जानकारी दिए थे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानते हैं, उसमें कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। वो आपको मैप का क्लास है, हम आपको कहे तो यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन जो भारतीय उपमहाद्वीप होते हैं उसमें 5 देश आते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं शामिल है, इसके बारे में आपसे पूछ लेता है। ये स्टैटिक का है, तो ये मैप से संबंधित रिलेटेड ये टॉपिक है, वहाँ से आपको बताया जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताए थे कल। इसके आगे का जो शहर था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, इसके आगे हम आपको देखते हैं, इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए, जो पढ़ाई करने का मज़ा हंसी मजाक में होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि जो हम हंसी मजाक में पढ़ते हैं वो काफ़ी टाइम तक हमें याद रहता है, क्योंकि उस टॉपिक की अगर कहीं भी बात होगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, हम इसको पढ़े थे। तो इसके बाद हम आप देखते हैं, तीसरा नंबर था। इसके बाद हम चौथा देखते हैं, कौन सा, रोपड़। जी हाँ जी, मोहनजोदड़ो के हम के बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे जब लाशों का ढेर देखा गया, कि लाशों का ढेर आपने देखा हो कि नवपाषाण काल से शुरू हो गया था, तो वहाँ पे विशाल शव मिलना प्रारंभ हो गए थे। कहाँ पे, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जब विशाल शव मिलना प्रारंभ हो गए, उसके बाद की जो आदि ऐतिहासिक में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, जो आदि ऐतिहासिक था, तो हम जब मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं तो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसके बारे में आपको हम जानकारी देते, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कंपटीशन में कई बार मिला होगा। अगर यदि आप पहले छात्र हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, तो आपको आगे चल के ये मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद आगे देखिए, रोपड़। रोपड़ जो शहर था, ये कहाँ पे पड़ता है अधिकतर, ये पंजाब क्षेत्र का ही, आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो रोपड़ था ये पड़ता है पंजाब शहर में, पंजाब राज्य में। किस नदी के किनारे पड़ता है, इसके बारे में ये पूछा जाता है, किस नदी किनारे, ये तो सतलज नदी, सतलज, सतलज। अब आपको हम बताए थे सिंधु घाटी क्षेत्र, क्योंकि ये जो सतलज नदी है ये भी कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में ही मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये
आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं, तो सिंधु घाटी में जितने भी शहर मिलेंगे आपको तो सिंधु नदी से ही संपर्क में मिलेंगे। तो इसके मतलब खुदाईकर्ता के बारे में आपसे पूछा था कि इसकी खोज किसने किया था रोपड़ की। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। किस सन में किया था? 1953 में, 1953 ईसा पूर्व। क्योंकि जो 1953 ईसा पूर्व था तो वहाँ पे क्या था, रोपड़ के पंजाब शहर में सतलज नदी के किनारे ये शहर खोजा गया था। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कोई विशेषता ज़्यादा नहीं मिली है। इसके बारे में एक ही दो विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ की जो विशेषताएं थी, यहाँ क्या थी, जो माना होता था यदि वहाँ का कोई मान लीजिए गार्जियन है, हम ही गार्जियन हैं, हम जो वहाँ का जो पशु पालते थे, यदि हमारी डेथ हो जाती है तो हम क्या करते थे, वहाँ पे जो हमारा जो पालतू जानवर था मानव के साथ उसे भी दफना दिया जाता था। तो वहाँ की केवल यही एक विशेषता है, क्या थी, मानव के साथ उसका पालतू पशु मानव के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। पालतू जो उसके जो पालतू जानवर थे, मान लीजिए हम ही हैं, मान लीजिए हम रोपड़ से ही हैं, जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा जो सबसे प्रिय, मान लीजिए हम कोई भी जानवर पाल के रखे हैं, तो वहाँ से हम उसे अपने साथ दफना देते थे। जो वहाँ के आदमी थे, जैसे डेथ हो गई तो क्या करते थे, उससे भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। तो इसके बारे में केवल यही जानकारी मिलती। ऐसा ही आपको हम पहले बताए थे, जो नवपाषाण काल था वहाँ पे आपको हम बताए थे, ऐसा ही क्या था, मानव के साथ उस जानवर को कहाँ पे देखा गया था, तो जो पाकिस्तान का जो बुर्ज होम है, हम आपको बताए थे पाकिस्तान का, ओ सॉरी, जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो बुर्ज होम एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसा ही देखा गया था, जो उसका जो मानव के साथ उस पालतू जानवर को दफनाया गया था। तो कहाँ पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसके बाद अगला शहर हम आपको देखते हैं, क्योंकि जो आप मेन तीन चार शहर हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद जो मिलेंगे छोटे छोटे ही हैं। रोपड़ के बाद मिलेगा आपको यहाँ पे बनवाली, बनवाली शहर है। बनवाली एक्चुअली पड़ता कहाँ पे है, तो इसके बारे में पूछा था। आपको नाम से लग रहा हो कि ये बहुत अच्छी जगह होगी, क्योंकि इसका नाम बनवाली है, बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, घर में सुव्यवस्थित ढंग से पानी निकालने के लिए जगह नहीं थी। क्योंकि जो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पे घर के अंदर सोख्ता मिला था, तो सोख्ता कहाँ से मिला था, जो बनवाली शहर था, या कहाँ पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो ये पूछा था हरियाणा में कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के किस नदी किनारे पड़ता है। हरियाणा में रंगोई नदी पड़ती है, रंगोई नदी, हरियाणा में क्या पड़ता है, रंगोई नदी। इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा था, इसकी खोज किसने किया था, तो रविंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति थे, रविंद्र सिंह। तो जाता बनवाली किस शहर राज्य में है, तो हरियाणा में है, किस नदी किनारे, रंगोई नदी किनारे। इसे खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह क्या थे, खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह। तो यहाँ पे क्या देखा गया था, जो यहाँ की जो मानव थे उनके अंदर मतलब उनके लिए व्यवस्था सही से नहीं थी, क्योंकि उनके पास जो घर थे, घर से पानी निकालने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि बाहर वो लोग निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्था थी नहीं। तो क्या था, घर में सोखता, घर में सोखता क्या करते थे, हम भाई नहाएंगे तो पानी जाहिर सी बात है एक जगह इकट्ठा होगा, जब पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो उसे हम निकालने की जगह नहीं थी, नाली नहीं थी, तो हम क्या करते थे, घर में सोखता रखते थे। और क्या करते थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, सड़कें वहाँ की टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें टेढ़ी
टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या थी? वहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। वहाँ के घर में क्या मिले थे? सोख्ता मिले थे। तो आपको बनवाली नाम से ये मत सोचिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये बनवाली नाम आपको लग रहा है कि हाँ बनवाली मतलब बहुत अच्छी जगह होगी, यहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से रहा होगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। क्योंकि यहाँ भाई घर से पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो क्या करते थे? घर में सोख्ता रखते थे। कोई गड्ढा बना के, गड्ढा एक बड़ा सा बनाए, उसमें पानी एकत्रित किए, उसी में सोख्ता डाल दिए। उसको क्या करते थे? उस सोख्ता को निकाल के हम बाहर ले जाके कहीं इसको दबा दबा के उसमें से पानी निकाल दिया जाता था, तो वह उतना पानी वो उसके साथ चला जाता था, वो कम हो जाता था गड्ढा में। तो फिर उसको हम दोबारा ला के उसी गड्ढा में रखते थे, जब तक कि उसका पानी निकल ना जाए। सब उसको पानी निकाल के हम क्या करते थे? सोख्ता के माध्यम से पानी निकाला जाता था। तो इसीलिए वहाँ पे इसकी व्यवस्था रखी गई थी। तो वहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें वहाँ की थी। तो यहाँ घर के जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसके बारे में एक केवल इतना ही पूछा जाता है कि वो सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर है जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? तो कौन था? बनवाली शहर था। इसके आगे हम आपको बताते हैं एक दो शहर और हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे शहर है, इसके आगे आपको थोड़ा मोड़ा ही याद रखना होगा। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर थे हम आपको बता दिए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो, ये सब बड़े बड़े शहर थे, तो वहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। तो जो आगे का जो शहर है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि स्केच नहीं चल रहा है, देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे का एक शहर पड़ता है कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? कालीबंगा। तो कालीबंगा आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है तो किस क्षेत्र का है? आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है इतिहास, सिंधु सभ्यता से आप संबंधित कोई भी जानकारी लिए हैं कभी भी, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी। तो जो कालीबंगा था ये कहाँ पड़ता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ के बारे में पूछा जाता है। मेन चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। ये कहाँ पड़ता है? कालीबंगा। ये किस नदी किनारे पड़ता है? इसके बारे में पूछा जाता है। किस नदी किनारे पड़ता है? ठीक, किस नदी किनारे पड़ता है? ये राजस्थान राजस्थान उत्तर मतलब भारत का एक राज्य है राजस्थान। किस नदी किनारे पड़ता है? सरस्वती। इसे हम क्या कहते हैं? घग्गर। घग्गर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? घग्गर भी कहते हैं। इसका मतलब किस नदी किनारे पड़ता है, इसके बारे में यही पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये किस नदी किनारे पड़ता है। क्योंकि नदी के बारे में आपको जब सिंधु सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो नदी के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है किस नदी किनारे पड़ता है। तो घग्गर नदी किनारे से हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसके मतलब खोजकर्ता कौन थे इसके बारे में पूछा जाता है। तो क्या थे? B.K. थापड़ और बीबी लाल। क्या थे? B.K. थापड़ और बीबी लाल। किसके बारे में? कालीबंगा। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। किस शहर में है? राजस्थान राज्य में है। किस नदी किनारे? सरस्वती या घग्गर नदी किनारे। इसे खोजकर्ता कौन थे? B.K. थापड़ या बीबी लाल। तो इसके बारे में ये इतना पूछा जाता है। यहाँ से जो मतलब जो वस्तुएं मिली थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो क्या मिला था? आपने देखा होगा, हम आपको बताए थे कहाँ पे? चनहुदड़ो के बाद हम आपको बता रहे हैं जो चनहुदड़ो शहर था वहाँ पे भी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली थी जिसके बारे में अभी आप यहाँ पूछेंगे कि सर वहाँ भी मिली थी यहाँ भी मिली थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और था यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे क्या था? अलंकृत
अलंकृत ईंट, अलंकृत देखिए वहाँ की ईंट जो थी, वहाँ की जो ईंट थी वो दूसरी थी, यहाँ की जो ईंट है वो दूसरी है। वहाँ तो अलंकृत मतलब हम आपको बताते थे चनहुदड़ो में वहाँ पेंटिंग की जाती थी कि कोई मनका था, कोई ईंट थी, उसमें क्या कहती थी औरतें क्या करती थी, उसमें अपना पेंटिंग दिखाती थी, अपना कलाकारी दिखाती थी। और यहाँ की जो अलंकृत ईंट थी वो ईंटें ही डिजाइनदार थी। क्या थी? ईंट ही डिजाइनदार थी। इसलिए वहाँ से आप कंफ्यूज मत हो जाए कि सर वहाँ भी मिली थी और यहाँ भी आप वही बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जो विशेषताएं थी वो अलग थी, यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे क्या थी? ईंट ही नक्काशीदार गढ़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? चूड़ी। भाई हम आपको पहले बता दिए हैं कि काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ से क्या मिलता है? चूड़ी। क्योंकि जो वहाँ से जो चनहुदड़ो था वहाँ से आप देखें कि जो महिलाओं से संबंधित था, तो चूड़ी भी तो आप अंदाजा लगा सकते कि शायद वहाँ से मिला होगा, लेकिन वहाँ से नहीं मिला था क्योंकि ये इसका क्षेत्र ही अलग था। क्या? जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है? जोता हुआ खेत, जोता हुआ, जोता हुआ खेत, हल और क्या मिला था? जोता हुआ खेत, हल और क्या मिला था? हवन सामग्री। क्या थी? एक हवन कुंड मिला था। क्या मिला था? हवन कुंड। क्या मिला था? हवन कुंड मिला था। तो आपको हम वहाँ पे जो अलंकृत ईंट वो आप चनहुदड़ो में देखे थे वो हम आपको बता दिए, उसमें आप कंफ्यूज मत देखिए कि वो दूसरी थी, ये दूसरी है। तो यहाँ पे जोता हुआ खेत मिला था, हल मिला था, हवन कुंड मिला था। यहाँ से पूछा जाता है जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कभी आप क्वेश्चन मिलेगा आपको तो यहीं से पहले बात मिल जाएगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी या सरस्वती नदी किनारे। खोजकर्ता के बारे में आपसे जल्दी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बड़े एग्जाम होते हैं वहीं पे अधिकतर खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा अलंकृत ईंट और जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, ये सब कहाँ से मिला था? एक कालीबंगा से मिला था। तो आपको हम जितना बताएं हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं आपके परीक्षा से संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम वही बताएंगे, क्योंकि हम आपको ये ना हो कि आप यहाँ टाइम दें और आपको ये पता चले कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। तो याद करिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास आज यहीं पे रखते हैं। आगे के जो इसके बचे हुए मतलब जो स्थल हैं, जो शहर हैं, उसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।